ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स, ये कंसेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले क्लास 9th में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, कि एलिमेंट्स किसको कहते हैं या कंपाउंड्स किसको कहते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं, ये दोनों प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक एलिमेंट के फॉर्म में, दूसरा कंपाउंड्स के फॉर्म में। तो एलिमेंट्स जो हैं ये तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरा मेटल वाइड या इसको सेमी मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक चैप्टर है, अभी इसको भी पढ़ना है डिस्क्रिप्शन में। पहले भी हम लोग इसको पढ़े हैं क्लास 8 में भी और 9th में भी। ठीक है, चैप्टर 2 में हम लोगों को यहाँ जो पढ़ना है वो है कंपाउंड्स के बारे में। देखा गया, चलिए ठीक है, एलिमेंट्स जिस तरह नेचर में इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह कंपाउंड्स भी नेचर में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो बताया गया कि एसिड के फॉर्म में, बेस के फॉर्म में या साल्ट और न्यूट्रल सब्सटेंस के रूप में। कोई भी कंपाउंड यूनिवर्स में इन्हीं तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, या तो एसिड के फॉर्म में, या बेस के फॉर्म में, या न्यूट्रल सब्सटेंस यानी कि सॉल्ट के फॉर्म में। ठीक है, तब एसिड की डिफिनेशन की बात आई। हम लोग जानते हैं कि एसिड जो है उसके बारे में अलग अलग थ्योरी दिया गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, और हर थ्योरी कुछ एक लिमिट के लिए ही कारगर था। जैसे हम लोग सबसे पहला अर्हेनियस कंसेप्ट पढ़े थे। ठीक है, अर्हेनियस कंसेप्ट में क्या पढ़े थे, हम लोग जानते हैं अर्हेनियस ने बताया कि एसिड किसको कहते हैं, कि ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या जनरेट कर दे, हाइड्रोजन प्लस आयन, H+ आयन जनरेट कर दे, उसी सब्सटेंस को एसिड कहते हैं। और ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करे, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये हमारा अर्हेनियस कंसेप्ट था। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप इसको जब वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा तो ये क्या करता है, H+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक कर जाता है, और यहाँ से आपको चूंकि हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होता है, प्रोड्यूस होता है, मिलता है, इसीलिए हम लोग HCl को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। नेक्स्ट, बेस किसको उन्होंने बोला, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा तो आप जानते हैं ये अपने आयंस में टूटता है, इसको हम लोग कंजुगेट आयंस कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब एक दूसरे का कंप्लीट करने वाला आयंस। तो यहाँ से आपको क्या ऑब्टेन हो रहा है, OH- आयन ऑब्टेन हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, इस तरह से अर्हेनियस ने एसिड और बेस को H+ आयन और OH- आयन के बेसिस पर डिवाइड किया। लेकिन दिक्कत कहाँ आने लगी कि बाद में जब और कुछ एसिड्स या बेसिस का डिस्कवर हुआ, खोज हुआ, तो उसमें ऐसा पाया गया कि बहुत सारे ऐसे एसिड हैं या बेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि H+ आयन फॉर्म हो रहा है या OH-, क्यों, क्योंकि ये जो आयंस का फॉर्मेशन होता है ये हमेशा एक्वस फॉर्म में ही होता है, वाटर के साथ ही होता है। तो ये कंसेप्ट उस जगह पर क्या होने लगा, धीरे धीरे इनएप्रोप्रिएट हो गया। फिर इसके बाद नया कंसेप्ट आया हम लोगों के पास, उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, H.G. ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, तथा इन दोनों ने मिलकर एक कंसेप्ट दिया, किसके बारे में, एसिड्स या बेसिस के बारे में। देखिए, एसिड या बेस ये एक अवधारणा है, कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि यहीं से शुरू हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट दिया गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, लेकिन वो कंसेप्ट जो है एसिड या बेस के टर्म में उतने इफेक्टिव नहीं थे। जो हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो आजकल इफेक्टिव है, वो यहीं से स्टार्ट होता है, अर्हेनियस कंसेप्ट।
इससे पहले भी बहुत सारा कंसेप्ट आया, जैसे लेवोइजियर का कंसेप्ट था। उन्होंने बोला कि जिसमें हाइड्रोजन रहेगा वो क्या होगा, एसिड होगा, लेकिन वो कंसेप्ट भी फेल किया। उसके बाद भी बहुत सारा और भी कंसेप्ट आया, ऑक्साइड का कंसेप्ट दिया गया। तो हम लोग जिनको पढ़ेंगे वो है यहाँ से मॉडर्न कंसेप्ट, जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर वैलिडेट किया गया कि हाँ ये सही है, हर एक के लिए नहीं है, लेकिन जो भी एसिड अगर वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो H+ आयन देगा। ये बिल्कुल भी सही है, इसमें कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला आर्हेनियस कंसेप्ट। दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बताता है, इन्होंने क्या किया कि ये जो H+ आयन और OH- आयन है, ये उन्होंने थोड़े से इस कंसेप्ट को परिवर्तित किया, चेंज किया। कैसे चेंज किया, उन्होंने बताया कि एसिड जो होगा वो क्या करेगा, H+, ये H+ का डोनर होगा। कहने का मतलब है ये प्रोटॉन डोनर होगा। अगर H+ आयन को अगर आप गौर से देखें तो ये एक प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। हम आपको इसको समझाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। हम कह सकते हैं इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 0। अब हम क्या बना रहे हैं, H+ आयन बना रहे हैं। और आप जानते हैं पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब कोई भी एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है तब पॉजिटिव आयन बनता है। इसको हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अगर ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे तो इसका इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा इसके पास, प्रोटॉन बचा। हम H+ आयन को प्रोटॉन ही कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिंगल प्रोटॉन ही इसमें सिर्फ बच रहा है। तो उन्होंने बताया कि एसिड हम किसको कहेंगे, जो प्रोटॉन डोनर होता है या H+ डोनर होता है। डोनर किसको बोलते हैं आप जानते हैं, जो किसी दूसरे को डोनेट करे। तो अगर कोई सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस को H+ आयन, उसको हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। अगर प्रोटॉन देता है तो वो क्या है, एसिड है। और अगर वो किसी दूसरे से H+ आयन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर है, इसको हम लोग प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बोलते हैं। अगर कोई सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस से H+ आयन लेता हो तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर या बेस बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखा, अब इसी HCl को लीजिए। आप जानते हैं HCl जब भी रिएक्शन करता है ये H+ आयन और Cl- आयन में सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाता है और ये अपना H+ आयन किसी दूसरे को देने की टेंडेंसी रखता है। इसीलिए हम लोग HCl को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और अगर हम लोग सल्फेट आयन देखें SO4 2- आयन, तो गौर कीजिए, अगर इसके पास कहीं से हाइड्रोजन का 2 आयन प्लस में आ जाए तो ये क्या कर लेगा, लेकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का 2 आयन क्या क्या होता है, H+ और SO4 2-। तो अगर ये क्या कर ले, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 निगेटिव है, देखिए बैलेंस भी करना है हमको इक्वेशन, 2 निगेटिव है तो 0 न्यूट्रल बनने के लिए कितना चाहिए, 2 पॉजिटिव आयन चाहिए। और एक हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव होता है तो 2 हाइड्रोजन पर कितना हो गया, 2 पॉजिटिव। अगर कहीं से इसके पास H+ आयन 2 को आ जाए तो इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। इसलिए हम इस सल्फेट आयन को क्या बोल सकते हैं, एक बेस कह सकते हैं। तो यहाँ से एसिड और बेस का एक अलग कंसेप्ट निकला। क्या क्या, कि जो H+ आयन डोनेट करता है उसको हम एसिड कहते हैं और जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है उसको हम बेस कहते हैं। जो भी टॉपिक हो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। वैसे नोट हम प्रोवाइड कर देंगे, डाउनलोड कीजिए, नोट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डेली जितना पढ़ाएंगे उतना नोट्स भेज देंगे उसको लिखना है। तो देखिए चैप्टर को समझने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। बहुत टीचर्स यहाँ से भी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, एसिड में लिखा देंगे दिस दिस दिस,
ये है इंडिकेटर, ये ब्लू परेड करता है, ये रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन। लेकिन साइंस में किसी चैप्टर को अगर डेप्थ में समझना है, उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। ये चीज आया कहाँ से, कंसेप्ट उठा कैसे, लोगों के मन में क्या विचार आ रहा था, उससे क्या होगा कि आप भी उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं और अपने मन में एक ऐसा कंसेप्ट बना सकते हैं जिससे ये चैप्टर आपके लिए क्या होगा। ठीक है, तो दो कंसेप्ट हुआ। तीसरा देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट अब चल रहा है, लेविस कंसेप्ट। क्योंकि देखिए उस कंसेप्ट में क्या दिक्कत है, ब्रोंस्टेन उन्होंने बोला कि H+ डोनर या H+ एक्सेप्टर, कहने का मतलब हाइड्रोजन का होना तो बहुत जरूरी है। लेकिन आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे भी एसिड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तब तो ये कंसेप्ट क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। क्यों, क्योंकि H+ नहीं है तो H+ देगा नहीं, और अगर वो पहले से कंपाउंड है तो H+ फिर लेगा नहीं, तो ये कंसेप्ट भी हमारा फिर क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि ये जो कंसेप्ट था ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पर बेस्ड था। नेक्स्ट आता है लेविस कंसेप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया गया है किस चीज के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। और आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एक ही मात्र ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अभी तक रॉन्ग साबित नहीं हुआ है, और वो है इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन के आधार पर अगर कोई एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तो वो क्या होता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, वो लंबे समय तक चलता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अब एटॉमिक पार्टिकल्स मायने नहीं रखता है, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मायने रखता है। कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस पर दिया जाएगा तो वो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, लंबे समय तक वैलिडेट होगा, उसको आप गलत नहीं कर सकते। तो लेविस का जो कंसेप्ट है इसी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर दिया गया। आप पहले भी पढ़े हैं पिछले चैप्टर में कि केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो उसी बेसिस पर एसिड बेस या साल्ट जो है ये सब कंपाउंड है, तो कंपाउंड कैसे बना होगा, एटम्स के कॉम्बिनेशन से, और एटम्स में पार्टिकल कौन पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन करता है। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर इन्होंने बताया, क्या बताया, एसिड हम किसको बोलेंगे, ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे से क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो, क्या चीज, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है, और बेस किसको बोलेंगे, ऐसा सब्सटेंस जो किसी को क्या करता हो, डोनेट करता हो, क्या चीज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब वर्ड आता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या वर्ड है समझिए। आप जानते हैं कि हर जो एलिमेंट होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। और वही इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं वही रिएक्शन करते हैं। जैसे आप लोग क्लास 9 याद कीजिए, लास्ट चैप्टर पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग इसका देखें तो होता है 2, 8 और 1। और आप जानते हैं यही जो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है यही क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कि जैसे ही ये किसी को दे देगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन इसलिए करता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। जैसा हम लोग सारे इनर्ट गैस में पढ़ते हैं, जितने भी इनर्ट एलिमेंट्स हैं सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। आप पढ़े हैं, हम दिखा भी सकते हैं। आर्गन देख लीजिए 18, नियोन देख लीजिए 10, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, देखिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यही एक इलेक्ट्रॉन जो यही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में,
तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, अगर किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाए उसी को हम लोग कहते हैं लोन पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, लोन मतलब बच गया, जो किसी से रिएक्शन नहीं कर सका, उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे को देगा, और अगर किसी दूसरे को देता है तो वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे से लेता है तो वो क्या करेगा, एसिड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा एक कंपाउंड है अमोनिया, आप लोग जानते हैं NH3। अब जरा हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को देखते हैं। आप जानते हैं अमोनिया का रिएक्शन किससे होता है, 3 तरफ से ये हाइड्रोजन से घिरा हुआ रहता है। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, दूसरा नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का। अब जरा गौर कीजिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर दिया, ये भी पार्टिसिपेट कर दिया, ये भी पार्टिसिपेट, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि ये 2 पर ही कंप्लीट होता है, आप जानते हैं। अब हम लोग जरा नाइट्रोजन को ध्यान से देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। गौर कीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, सॉरी 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालिएगा तो ये कितना होगा, 2 और 5। अब जरा गौर कीजिए, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है रिएक्शन करने के लिए, किसी से कंबाइन करने के लिए। लेकिन इसका कितना इलेक्ट्रॉन कंबाइन किया है, यहां देखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन कंबाइन किया है। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जिसको कंबाइन करना है। इसी को हम लोग कहते हैं लोन पेयर। इसको गोल घेरे से दिखाया जाता है, ये अभी बचा हुआ है और इसीलिए ये चाहेगा हम किसी दूसरे को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, क्योंकि एक्सेस है इसके पास। तो अगर ये किसी दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इससे क्या हो जाएगा, इसका एक बॉन्ड उसके साथ भी बनेगा और तब 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका। इसीलिए अमोनिया को एक बेस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नेक्स्ट देखिए, एक एसिड का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गौर से देखिए, तो बोरोन, फ्लोरीन, 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 ठीक है। आप जानते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना नंबर होता है, NOF 9 नंबर। तो 2 और 7 करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन है, एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन है, एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन है, ठीक है। अब देखिए बोरॉन को अगर हम देखें तो बोरॉन का कितना आता है, 5 नंबर। तो 2 और 3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कंबाइन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कंबाइन है, एक इलेक्ट्रॉन, इसका तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ कंबाइन कर चुका है। इसका तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन क्या किया है, कंबाइन कर चुका है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के बाद भी ये क्या है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है, तो अगर गौर से देखिएगा तो इसके आसपास में मात्र 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब हुआ 2 4 और 6। अभी तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए किसी दूसरे से, और अगर ये किसी दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चूंकि क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। तो BF3 इज एन एसिड, ठीक है। ये एसिड बेस का एक कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, जो आपको बताया गया है। इंडिकेटर्स किसको कहते हैं, तो
तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो यह पता करे कि जो हम लिए हुए हैं सॉल्यूशन या सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है, उसको ही हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना। जिस तरह से बिजली में आप लोग इंडिकेटर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में अपने घर के बोर्ड में, जो यह बताता है कि लाइन है या नहीं, उसी तरह कंपाउंड्स में भी यह पता करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, उसके लिए जिस सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, इंडिकेटर क्या हुआ, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस व्हिच डिटरमाइंस वेदर द कंपाउंड इज एसिड, बेस और सॉल्ट। अब इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं नेचुरल जो हमको नेचर से मिलता है, दूसरे को कहते हैं आर्टिफिशियल जो हम लोग इंडस्ट्री वगैरह में बनाते हैं उसको आर्टिफिशियल। नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आता है, जैसे हल्दी, आप जानते हैं कि अगर हल्दी किसी शर्ट पर गिर गया हो और उसमें अगर आप साबुन से साफ कीजिएगा तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ये येलो से क्या हो जाता है, रेड कलर में बदल जाता है। इसको आप रेगुलरली ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर आपके कपड़े पर हल्दी गिर जाता है और उसको अगर आप किसी रिन साबुन से या सर्फ से रगड़ते हैं, धोते हैं, तो वो रेड कलर का चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिन साबुन एक बेस है और हल्दी क्या करता है, बेस का कलर चेंज करता है येलो से रेड। तो ये भी बताया हम कि साबुन क्या है, बेस है, इसीलिए हम लोग इसको इंडिकेटर कहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, जैसे अड़हुल का फूल जो होता है, चाइना रोज उसको हम लोग कहते हैं, हिबिस्कस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, हम लोग अपने समय में गुड इंग्लिश में हिबिस्कस पढ़ते थे, आजकल चाइना रोज चलने लगा है, हर चीज चाइनीज में हो रहा है। ठीक है, तो अड़हुल का फूल ये भी एक इंडिकेटर है, आप इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका कलर डार्क हो जाता है, अगर इसको एसिड में डालिएगा तो इसका कलर एकदम डार्क हो जाता है। अभी रेड होता है अड़हुल, पूरा डार्क हो जाएगा, एकदम रेड ब्राउन टाइप का। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं, जैसे लिचेन प्लांट से बना हुआ लिटमस, लिटमस जो लिचेन प्लांट से बनता है, ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो अपना कलर चेंज करता है। कैसे करता है, हम लोग पढ़े हैं कि एसिड में लिटमस पेपर किससे किस में बदलता है, ब्लू टू रेड बदलता है, और किसी बेस में रेड से ब्लू कलर में बदल जाता है लिटमस पेपर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ऐसे याद रखें। ठीक है, कि लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन बेस में कैसा बदलेगा, रेड से ब्लू बदल जाएगा। उसी तरह बहुत सारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी होते हैं, इन सबके बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, शॉर्ट नोटिस पर फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन या मिथाइल ऑरेंज, ये सब क्या करता है, ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड में या बेस में अपना कलर चेंज करता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज आप जानते हैं किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, और इसको जब एसिड में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, रेड बन जाएगा, और अगर किसी बेस में डालिएगा तो ये येलो बन जाता है। इस तरह से ये अपना कलर चेंज करता है। फिनोल्फथेलिन ये क्या होता है, कलरलेस होता है, और एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होता है, और जैसे ही इसको किसी बेस में मिलाइएगा इसका कलर पिंक में बदल जाता है। तो ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है। इस तरह से और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। और कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना स्मेल चेंज करते हैं, उनको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। कुछ भी करें, हमको बस ये बता दे कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसको हम लोग इंडिकेटर बोल देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करता है, अपना स्मेल चेंज करके हमको यह बताता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ओनियन, प्याज जो आप लोग लेते हैं, आप जानते हैं प्याज का क्या होता है, अपना एक फिक्स स्मेल होता है। प्याज आप लोग खाते हैं, स्मेल आपको महसूस हुआ है, तो उसका अपना एक स्मेल होता है, लेकिन जैसे ही उसको आप क्या कीजिएगा, किसी बेस के साथ मिलाइएगा,
उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। तो आप समझ जाइए, अगर प्याज का स्मेल किसी सब चीज में मिलाने से खत्म हो गया तो वो क्या है, एक बेस है, और एसिड में इसका स्मेल चेंज नहीं होता है। उसी तरह और भी सब्सटेंस है, जैसे कि हाँ वेनिला एसेंस, ठीक है। वेनिला जो एसेंस है, वेनिला आप चोकोबार आइसक्रीम वगैरह खाए हैं, वेनिला का अपना एक स्मेल होता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, जैसे ही आपको इसको किसी बेस में डालेंगे, ठीक है, ये क्या कर लेगा, अपना स्मेल खत्म कर देता है, स्मेल लेस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो ये आपका हिस्ट्री हुआ कि एसिड और बेस का कंसेप्ट कहां से आया, उसी बेसिस पर हम लोग उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, एसिड या बेस के प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एसिड्स के प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। जैसे इसका पूरा थ्योरी आपको दे दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए, बस आप समझिए कंसेप्ट। साइंस को समझना ज्यादा जरूरी है लिखने से। बहुत बच्चा ऐसा है जो नोट्स तैयार करने पर रहता है, तो साइंस में नोट्स तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप कंसेप्ट को अगर सही से समझ रहे हैं तो सीधा क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन बना के आपको मार्क्स ऑब्टेन करने का कोशिश करना है। माइंड में रखिए, साइंस और मैथ को कॉपी पर रखने की जरूरत नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो इसमें प्रॉपर्टीज का मतलब दो प्रॉपर्टीज होता है, आप जानते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, जो चीज आपको बाहर से मालूम चलेगा, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, जो सब्सटेंस के भीतर हो रहे घटनाओं के बारे में आपको बताता है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसके बारे में आप लोग कुछ पढ़े हैं, फिर भी हम रिकॉल कर देते हैं। जैसे सबसे पहला, एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, तो सावर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, ठीक है। तीसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है, एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। कंडक्टर होने का मतलब है कि अपने से होकर यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देता है। इसका हम लोग बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन, जब हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें आपको हम बताए थे पूरा इलेक्ट्रोलिसिस करके। उसमें हम लोग क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो एक कंटेनर लेते थे, उसके अंदर वाटर डालते थे, और उसमें कुछ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग मिलाते थे। और हम आपको बताए थे ये इसलिए मिलाते हैं ताकि ये वाटर में क्या हो जाए, आयंस में टूट जाए, और जैसे ही ये आयंस में टूटेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करेगा। क्यों, बिकॉज चार्जेस आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं, उनका कैरियर होते हैं, और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, ठीक है। तो एसिड जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर है। इसीलिए आप लोग उसमें 3 इडियट्स पिक्चर में देखे होंगे कितना बढ़िया एक्सपेरिमेंट करता है। एसिड इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गेट पर टॉयलेट करने वाला रहता है तो क्या करता है, चम्मच को वायर से जोड़कर और प्लग में लगा देता है। जैसे ही कोई भी स्टूडेंट उस चम्मच पर टॉयलेट करेगा तो आप जानते हैं टॉयलेट में क्या होता है, बहुत सारे एसिड्स निकलते हैं, और एसिड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ऐसा अक्सर ऑब्जर्व किया गया है कि बोला जाता है कि जहां आप अर्थिंग वगैरह गाड़े हो वहां पर अक्सर ये अर्थिंग कहाँ गाड़ते हैं हम लोग, किसी नाले नाली में गाड़ते हैं। और ऐसा इसीलिए बोला जाता है कि वहां पर क्या करना चाहिए, टॉयलेट करने से
बचना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हुआ कुछ उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे इंडिकेटर्स का जितना भी प्रॉपर्टी है वो फिजिकल में चला आएगा, कलर चेंज करने वाला, स्मेल चेंज करने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर वाला, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी देखने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी न किसी सब्सटेंस से उसके रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। एसिड के रिएक्शन को हम लोग देखेंगे कि एसिड किसी सब्सटेंस से रिएक्शन करने पर क्या फॉर्म करता है। तो पहला है इसका केमिकल प्रॉपर्टी कि कोई भी एसिड अगर किसी मेटल से रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है, मेटल से रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनाता है, मेटल का साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। समझिएगा, कोई एसिड, तो हम लोग लिखते कैसे हैं प्रॉपर्टीज को, अगर पॉइंट्स बनाना हो तो आप लिखिएगा कि एसिड्स एंड बेसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल नेचर। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें तीनों पॉइंट्स लिख दीजिएगा। फिर स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें पहला लिखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, तब नीचे में एक्सप्लेन करेंगे उसको, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो मेरा हेडिंग हो गया रिएक्शन विथ मेटल्स। फिर हम लिखेंगे एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म देयर सॉल्ट एंड लिबरेट या इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कोई भी एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करके क्या करता है, उसका साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को आप लीजिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, जिंक मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं। तो आप जानते हैं इस रिएक्शन को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद कीजिए। उसमें क्या होता है, ये जिंक इस हाइड्रोजन को हटा देता है, बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और याद रखना है H2SO4 हम लोग किस फॉर्म में लेंगे, एक्वस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, वाटर मिलाकर लेंगे। और साथ ही साथ ये डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। एसिड दो तरीके से लिया जा सकता है, एक कंसंट्रेटेड, दूसरा डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है उसमें एसिड्स की मात्रा ज्यादा होगी और पानी कम से कम होगा। जैसे अगर आप किसी एसिड के बोतल को देखें ध्यान से, उसमें लिखा हो कि 92.4 या 96.5% H2SO4, तो समझ जाइए कि ये कंसंट्रेटेड एसिड है। ऐसा बोतल पर लिखा रहता है जो आप एसिड का बोतल खरीदते हैं, टॉयलेट क्लीनर वगैरह। तो इसका मतलब है इसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, पानी एकदम मिनिमम है, ये कंसंट्रेटेड एसिड होगा। और अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि 30% H2SO4, जैसे बाथरूम क्लीनर जो होता है उसमें आप कम एसिड का यूज करते हैं, जानते हैं, क्योंकि टाइल्स खराब हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एसिड्स की मात्रा कम होती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। तो हम लोग डाइल्यूट एसिड ऐसा क्यों करते हैं, समझिएगा। आप जानते हैं जिंक जो मेटल है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। और अगर ये भी आप ज्यादा रिएक्टिव ले लीजिएगा तो रिएक्शन के बाद इतना ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगा, आप जानते हैं इसमें एनर्जी भी निकलता है, एनर्जी इतना ज्यादा निकलेगा कि हो सकता है आपका जो एपरेटस है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एपरेटस टूट जाए, और एपरेटस के टूटने से ये एसिड आपके शरीर पर फैल सकता है, छिड़काव हो सकता है, जिसकी वजह से आप जानते हैं एसिड्स कोरोसिव नेचर का होता है। अगर किसी शरीर पर गिरेगा तो उसको क्या कर देगा, जला देगा। मेटल पर गिरेगा जला देगा, प्लास्टिक पर गिरेगा जला देगा, मिट्टी को भी जला देता है, कोरोसिव नेचर का होता है एसिड और बेस दोनों। तो हम लोग क्या करते हैं उससे बचने के लिए इसको डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ये पहला रिएक्शन हुआ आपका। नेक्स्ट देखिए